उन्होंने एक अप्रोच सेट की कि पार्टीशन के थ्रू जो है हम अपने जो वहाँ पर इश्यूज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव का इशू था, पॉलिटिकल इश्यूज था, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस थे, ये इश्यूज थे, इसकी वजह से उन्होंने एक बिल्कुल एक जब डिवीजन होगी मुसलमान ईस्ट वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी में आ गए, जो बंगाल कैपिटल था, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, स्कूल्स वगैरह, एनरोलमेंट वगैरह, टीचर्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह, जॉब्स अपॉर्चुनिटी, स्ट्रीट्स, जो भी वहाँ पर एक मार्गलाइज्ड सिस्टम था, उसको उन्होंने एम्पावर करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर रोजगार के मौके दे दिए गए, एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उससे पहले वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, एट टाइम बिंग वहाँ पर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली, कॉलेजेस वगैरह में एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की कम थी, वो उन्होंने बूस्ट अप कर दी, स्कूल्स पे कम थी, वो डर थी उसकी सीट्स की, वो उन्होंने पूरी की, टीचर की एनरोलमेंट कम थी, वो एनरोलमेंट उन्होंने इंक्रीज की। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सपेक्टिव में की गई थी कि मुसलमानों के अंदर एक स्पिरिट पैदा होकर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे चीज़ों को बेहतर बनाना है। तो ये लॉर्ड कुर्जर जो थे 1905 में, उन्होंने ये पार्टीशन का प्लान साइन किया था। उसके बाद वो लॉर्ड मिंटो आ गए थे, 1905 से 1910 तक वो रहे थे। अब जो लॉर्ड मिंटो थे वो बहुत मुसलमानों के फेवरेबल में थे। उन्होंने मुसलमानों को, जब शिमला डेपुटेशन 1906 में अक्टूबर में हुआ था, यकम अक्टूबर 1906 में, उन्होंने मुसलमानों को अर्ज किया था, उन्होंने मुसलमानों को एनकरेज किया था कि आप जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, ताकि आप लोग जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन करवा सकें। और ये उन्हीं की वजह से भी तो एक एफर्ट थी कि जो बंगाल में एक पार्टीशन हो चुकी थी, लॉर्ड मिंटो ने शिमला डेपुटेशन पे बुलाकर 35 जो मुस्लिम डेलीगेट्स गए थे सरागाह की सुप्रीवियन में, वहां पर जाके उन्होंने कहा था कि हम लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, अगर आपको अपनी आवाज को जो है वो यूके तक पहुंचाना है और उनके तक लेकर जाना है, तो विदाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स आप नहीं लेके जा सकते। तो ये फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। तो यहाँ से फिर जो स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है मुसलमानों की कि वो कैसे अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने वो करके दिखाया, पॉलिटिकल पार्टी बन गई, और उस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से वो फिर आगे मूव ऑन करते रहे। ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कह लें कि जो फर्स्ट पॉइंट था वो यही था कि डिवीजन के थ्रू कैसे मुसलमान अपने आप को लेकर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब पार्टीशन हो गई, 1905 में बंगाल डिवाइड हो गया। उसके बाद जो था 1909 में, मैंने बताया था कि मिंटो जो था ना, लॉर्ड मिंटो, ये वाइसरॉय था, तो ये बहुत मुसलमानों के फेवर में था। इसके फेवर की वजह से तब तक जो इंडिया ने मूवमेंट्स लाई थी ना, स्वदेशी मूवमेंट, वो यही थी कि बायकॉट कर दिया था इंडियन प्रोडक्ट्स का, ये मेंशन है, ये हेरिटेज। ओके, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली चलाई गई थी बाय गांधी। उसमें उन्होंने ये जितने भी वेस्टर्न के प्रोडक्ट्स वगैरह थी उन सबको उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। स्कूल्स में जितने भी रजिस्टर्ड थे स्टूडेंट्स वगैरह, उन्होंने वहां से बाहर आ गए थे। इवन के जो पेपर्स वगैरह वो कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम इम्पोर्टेड पेपर पे नहीं पेपर देंगे, हम जो इंडियन के अपने लोकल पेपर्स हैं, हम उस पेजेस हैं उस पे पेपर देंगे, ताकि हम पे ये ना ये शो अप किया जा सके कि जो स्टूडेंट्स हैं ये बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं इंडिया वेस्टर्न की प्रोडक्ट्स को या यूके के प्रोडक्ट्स को। तो ये स्वदेशी मूवमेंट चली थी, लेकिन उस स्वदेशी मूवमेंट को भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लॉर्ड मिंटो फेवर में थे मुसलमानों के। उनके ये फेवरेबल एनवायरनमेंट था कि 5 साल तक कहीं पे भी जो थी एनलमेंट का मौका नहीं दिया गया बंगाल को, यानी कि दोबारा से उसको अपने रिवाइव तक नहीं तक किया गया। जैसे ही लॉर्ड मिंटो का एरा खत्म होता है, लॉर्ड लिलिंगटन आ जाते हैं, वो फिर आकर 1911 में जो है पार्टीशन प्लान को खत्म कर देते हैं और रीयूनिफाई कर देते हैं, री इंस्टेट कर देते हैं बंगाल को उसकी असली हालत में। तो ये जो मिंटो थे ना, लॉर्ड मिंटो, ये एक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं 1909 में। और ये पहला रिफॉर्म्स था जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल प्रोसेस की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, जो प्रोविंशनल काउंसिल होगी, प्रोविंसेस होंगे और सेंटर्स होंगे, इन सब में मुसलमान जो है एक अपने आइडियोलॉजी की बेस पे, और जहां पर वो मेजोरिटी में है वो सेपरेट इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन होस्ट करेंगे।
सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता है कि जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में है वहां पे मुसलमान इलेक्शन जो है जीत कर अपनी पावर बनाएंगे, ना कि वो किसी पावर के अंदर जो है एडजस्ट हो सकेंगे, ठीक है। तो ये प्लान था लॉर्ड मिंटो का, जिसको मिंटो मोरल रिफॉर्म कहते हैं। मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो था ये वाइस रॉय था सब कॉन्टिनेंट का, और ये जो मोरले था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है। दो पावर्स होती थी सब कॉन्टिनेंट में, एक वाइस रॉय होता था जो लीड कर रहा था फ्रंट फेस पे होता था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था जो डायरेक्टली यूके में बैठकर भी ये जो कॉलोनियल एरा का फेज था उसको लीड कर रहा था। तो ये फर्स्ट जो इनकी एक पॉजिटिव साइन था लॉर्ड मिंटो का, कि उसने सेपरेट इलेक्टोरल की बात की थी। सेपरेट था कि मुसलमान जहां जहां पर मेजोरिटी में है वो अलग इलेक्शन लड़ेंगे, ना कि वो इंडियन के अंदर आके इलेक्शन लड़ेंगे। फिर उन्होंने कुछ सीट्स वगैरह को भी एडजस्ट किया था कि मुसलमान की सीट्स होंगी, सिखों की, क्रिश्चियंस की, एंग्लो इंडियंस वो हैं जो ब्रिटेन से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। एंग्लो, एंग्लो कहते हैं ब्रिटिशर्स को। और यूरोपियन, यानी कि यूरोपियन वाले जो एडजस्ट हो रहे हैं वहां पर सब कॉन्टिनेंट में, उनके भी सीट्स वगैरह रखी जाएंगे। तो इसी वजह से फिर एसपी सिन्हा जो था, ही वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एसपी सिन्हा को राइट दे दिया गया था कि वो फर्स्ट मेंबर डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे भी कायदे से कहा था कि ब्रिटिशर्स की मोनोपोली तभी खत्म हो गई थी जब उन्होंने फर्स्ट इंडियन को वहां पर सीट दी थी, ठीक है। तो यहाँ से भी इंडिया ने अपनी मोनोपोली स्टार्ट कर दी थी। सो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में आपने ये कहना है कि ये मुसलमानों की स्ट्रगल थी, जो मुसलमानों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उसकी वजह से 1909 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स आए थे। उस मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स की वजह से मुसलमानों ने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी शो अप करवाई थी, और उसकी वजह से भी मुसलमानों ने आगे जाकर सर्वाइवल का अपना मौका तलाश किया था, ठीक है। फिर जब हम मुसलमानों पे मुजालिम की बात करते हैं ना, तो नेवर फॉरगेट टू राइट दिस इंसिडेंट, कानपुर इंसिडेंट। कानपुर इंसिडेंट ये था कि बेसिकली एक रिलीजियस कहने के इवेंट हुआ था मुसलमानों के लिए, मिस था बेसिकली रिलीजियस वे में, कि मुसलमानों की जो मस्जिद थी वो कानपुर वाले इलाके में मौजूद थी। उस टाइम जो वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल था उसका नाम था मेंस्टन। अब वो मेंस्टन ने क्या किया कि उसने उसके पास एक रिपोर्ट आई, एक पेटिशन दायर की गई थी बाय जो मुसलमानों के एक लीडर थे। उसने एक वकील के जरिए, बैरिस्टर शाहिद के जरिए जो थी वहां पर अपनी एक पेटिशन दायर करवाई थी कि ये जो जगह है ये मुसलमानों की रिलीजियस जगह है, मस्जिद इस द मस्जिद का ये हिस्सा जो है ये लीगल वे में आता है। लेकिन जो मेस्टन था उसने क्या किया, जब पेटिशन उसके पास आई उसने इंस्पेक्शन टीम वहां पर भेजी। उस इंस्पेक्शन टीम ने रिपोर्ट सबमिट करवाई जाकर मेस्टन को। उसने उसमें डिक्लेयर किया गया था कि जो मस्जिद का हिस्सा है ये बेसिकली इलीगल वे में मुसलमानों ने कैप्चर किया हुआ है। हालांकि वो कैप्चर नहीं था किया, वो डेट वाज द पार्ट ऑफ मॉस्क, लेकिन वहां पर रिपोर्ट जो थी उसको कह लो कि अपने वे में उन्होंने रीशेप किया था। उस मस्जिद को बेसिकली जो चीज उन्होंने आगे क्रिएट की थी वो ये था कि मुसलमानों का जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स है उनके साथ उन्होंने कैसे खेलना है। अब मेस्टन के पास रिपोर्ट आती है, मेस्टन ऑर्डर करता है कि जाकर उस मॉस्क का जो हिस्सा इलीगल वे में उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा है मुसलमानों ने, उसको जाकर आप शहीद कर दें। तो वहां पर भी हिंदूज भी वहां पे एंटर हुए, हिंदूज ने आकर चाउंटिंग की, स्लोगन जनरेट किए, मुसलमानों के रिलीजियस मोटिव्स के साथ उन्होंने थोड़ा प्ले करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इंसिडेंट जो था ये वायलेंस में कन्वर्ट हो गया है। इसमें भी जो 30 लोग थे उनकी शहादत हुई थी, ठीक है, मुसलमानों की। ये रियट्स हो गया था बेसिकली, अफरा तफरी कह लें, सप्रेशन कह लें, या एक किस्म का फसाद जो था वो रैप टाइप सिचुएशन, कहर टाइप सिचुएशन जो थी पैदा हो गई थी। तो ये रिलीजियस वे में अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि मुसलमानों के रिलीजियस कैसे थे, तो आपने कानपुर इंसिडेंट को मेंशन कर देना है कि कानपुर इंसिडेंट में मुसलमानों की जो मस्जिद को शहीद किया गया था बाय मैस्टन, तो उसका मोटिव यही था कि मुसलमानों को किसी तरह रिलीजियस वे में उन्होंने सप्रेस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट वो इंसिडेंट होता है कि जो आजकल फर्ज करो कि आप लोग किसी इंडिया की किसी स्टेट में आप देख रहे होते हो कि मुसलमान कहीं पे भी अगर वो अपने राइट के लिए बाहर निकलते हैं, इवन के जो कश्मीरी हैं वो जब अपने राइट के लिए बाहर निकलते हैं तो कैसे उन पर अटैक कर दिया जाता है बाय इंडियन फोर्सेस।
ये ब्रूटली उनको जो है वो असैसिनेट कर दिया जाता है। बुरहान वानी की आपके पास एग्जांपल होगी कि कैसे एक जो सोशलिस्ट था उसको कैसे उसको मार शहीद कर दिया गया था। तो इवन के बहुत ज्यादा अभी जो कश्मीरियों में मुजालिम वगैरह हो रहे हैं, तो इसकी हमें एक ट्रेजिडी जो है मिलती है ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा में। 1919 में ये जलियांवाला बाग एक बाग है, वहां पर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं। उस पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय जनरल डायर। जनरल डायल कहने के एक बहुत किस्म का ब्रूटल हिटलर माइंडसेट पर्सन होता है। वो किसी भी चीज पे रेजिस्टेंस के लिए डिक्लेयर किया जाता था कि ये एक अनस्टॉपेबल वेपन है ब्रिटिशर्स का। जहां पर भी देखते थे कि मुसलमानों के लिए ये ब्रिटिशर्स देखते थे कि उनकी जो राइट्स हैं या उनकी जो स्टेटस क्वू है उसको थ्रेट है, तो ये जनरल डायर को वहां पर जो है स्पेशल टास्क दे देते थे कि यू हैव टू स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज विच विल बी अ थ्रेट फॉर इंपीरियलिज्म। तो वो थ्रेट को बेसिकली ये जनरल डायर ने पर्सनल रिवेंज के लिए भी यूज किया था कि मुसलमानों के और वहां पर जितने भी ये इंडियंस मौजूद थे उन पर डायरेक्ट फायर अटैक कर दिया, शूट कर दिया गया था। मतलब कि अनसीन वे में उन्होंने कर दिया गया था। नेवर ही विटनेस्ड के वो फायर कहाँ पे लग रहा है, हाथ पे, मुंह पे, व्हाटसोएवर। वो ही वॉज टोटली ब्लाइंड इन दैट सेंस। वो बस अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट हो गई वहां से। फिर ये इसको अमृतसर मैसेकर भी कहते हैं। और ये एक इवेंट जो था एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट डिक्लेयर किया गया था। ये नॉन कोऑपरेशन टाइम पे था कि जब गांधी जी ने नॉन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। और ये इवेंट इसलिए हुआ था कि ये जो एक एक्ट आता है रोवलट एक्ट। रोवलट एक्ट वो होता है कि लेट्स सपोज के कहीं पे भी मुसलमानों के या इन हिंदू की जो लिबर्टी है ना, ये उसको हिट किया गया था कि बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी चीज के वजह के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता था। किसी भी पर्सन को जो है वो इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल में भेज दिया जाता था, उसका ट्रायल चला दिया जाता था विदाउट एनी रीजन। पहले तो ये था ना कि अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट करना है उसके खिलाफ कोई केस होना चाहिए। लेकिन ये जो रोबलेट एक्ट आया था ये बेसिकली जो वहां पे फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी उसको सप्रेस्ट करने के लिए आया था, उसको दबाने के लिए आया था, ताकि कोई भी जो है मूवमेंट पे बात ना कर सके, कोई भी किसी किस्म की जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना हो सके। तो ये एक्ट की बेस पे जो वहां पे नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई गई थी गांधी की तरफ से, ये उसी की वजह से था कि ये बेसिकली जो वहां के लोग रह रहे हैं, जो नेशंस रह रही हैं, उनके फ्रीडम के पे अटैक था। उनके जो राइट टू असेंबल है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये उसको बेसिकली हिट किया गया था। तो इस हिट की वजह से वो जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था कि वो लोग इकट्ठे हो गए थे एक जगह पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन ये रोवलट एक्ट की वजह से उन पर डायरेक्ट फायरिंग शूट की गई थी और वहां से फिर निहत्थे मुसलमानों और हिंदुओं की जान चली गई थी। ठीक है। और फिर इस इन चीज को आप देखोगे कि कैसे आप क्रिटिकली अपने माइंड में इवेंट्स को रखोगे कि ये इवेंट हुआ था, ये आप कैसे किसी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये अपने माइंड में आपने थोड़ा सा विजिलेंट वे में रहना है, बड़ा ही एक एक्टिव वे में आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब पार्टीशन पे क्वेश्चन आएगा। फिर है चोरा चोरी इंसिडेंट। ये रोबलेट एक्ट चल रहा था, उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हो चुका था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद ये एक इंसिडेंट होता है जो बड़ा ही एक कहने के सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक हैज़र्ड या अच्छा नहीं तासुर दिया जाता। इसमें यह था कि जब प्रोटेस्टर इकट्ठे हो गए, एक पॉइंट पर आ गए, उन्होंने एक पुलिस दावा बोल दिया। जिस तरह कि कोई भी इवेंट होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, तो वो उस जगह पे जाकर अटैक करते हैं जहाँ पे उनको थ्रेट होता है। ठीक है। तो ये लोग वहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर चले गए, वहां पर जाके इन्होंने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। और 22 जो पुलिस अहलकार जो अंदर मौजूद थे वो बेचारे जिंदा ही मर गए। ठीक है। और इस इवेंट की वजह से कायदे आजम ने थोड़ा गांधी से अपना हाथ पीछे हटा लिया था। उसने कहा था ये वायलेंस पे जा रहे हैं और मुसलमान कभी वायलेंस का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ये फिर उसने इस वजह से भी गांधी ने जो उसने मूवमेंट स्टार्ट की थी नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से उसने वो फिर खत्म कर दी थी। फाइन। फिर है जी ट्रीटी ऑफ लोजाने। ट्रीटी ऑफ लोजाने ये बेसिकली स्विट्जरलैंड में साइन की गई थी। ये खिलाफत मूवमेंट पे आता है
कि खिलाफत मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ लौज़ाने साइन की गई थी, जिसमें जो ये ओटोमन एम्पायर था उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। इस डिवीजन का मकसद ये था कि मुसलमान यूनाइट ना हो सके, और तब की बात है 1923 की। अब देख लो 100 साल हो गए, इवन के 2023 आ गया, अब तक मुसलमान यूनाइट नहीं हुए हैं। ऐसा उन्होंने जो था ब्रिटिशर्स ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने ऐसा मुसलमानों को डिवाइड किया, और फिर उनके जो रिलीजियस बेस में, उनके जो भी एक पॉलिटिकली वे में, जो जब उन्होंने अपना एक इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी, तब वहां से भी मुसलमानों में आपस में जो इख्तलाफात थे, जो रिवेंजेस थी, जो उनमें एक डिसयूनिटी टाइप हो गया, इनटॉलरेंस टाइप सिचुएशन होगी, वो इंक्रीज हो गई, एनहांस हो गई, एक्सकलरेट हो गई। उसकी वजह से 100 साल, 100, एक पूरी सेंचुरी हो गई, स्टिल मुस्लिम सही, या इवन कि आप लोग भी जब अपने ओपिनियन या सॉल्यूशंस में लिखते हो कि हम एक पॉइंट लिखते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ मुस्लिम उम्मा, जिसको पैन इस्लामिज्म भी कहते हैं, ठीक है, कि मुसलमान एक अम्ब्रेला पे इकट्ठे हैं और फिक तौर पर जो है फाइट अगेंस्ट डेड पावर्स व्हिच आर काजिंग ग्रेट ट्रबल टू मुस्लिम्स, ठीक है। तो टीटी लुसानी यही थी कि मुसलमानों को डिवाइड कर दिया गया था, और ये साइप्रस, इजिप्ट, इराक, पैलेस्टाइन, सीरिया एंड ट्रांस जॉर्डन, ये एक्सेट्रा स्टेट एग्जिस्ट हो गई थी। और उसके बाद फिर जो वेस्टर्न पावर्स थी उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज को दोबारा से अपने पावर्स में ले लिया था। फिर है जी लाला लाजपत राय, ये एक सोशलिस्ट था, एक्टिविस्ट था, ये गांधी के बहुत करीब पर्सन था। इसने, इसकी जितनी भी स्ट्रगल थी वो सारी की सारी ये थी कि स्वराज, स्वराज होता है कि एक सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट। इसने हमेशा जो है ना बड़ा ही एक एक्टिव एक्टिव मेंबर के तौर पर और ये जितने भी ब्रिटिशर्स के ऑपरेशन थे, सप्रेशन थे, उसके अगेंस्ट बड़ी फाइट की थी। बहुत एक बहादुर इंसान थे ये। अनफॉर्चुनेटली जब 1928 में साइमन कमीशन आता है, वो वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट होते हैं, और ये एक उस प्रोटेस्ट में आकर इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने बहुत सी मूवमेंट्स, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो बाय जिन्ना, चाहे वो लखनऊ पैक्ट हो, चाहे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो हिंदुओं की एक्टिविज्म हो, चाहे वो एक ये स्वराज का स्लोगन हो, सेल्फ रूल का, इन सब में जो लाला लाजपत राय थे, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। इवन इनकी डेथ के बाद जिनाज साहब ने कहा था, टुडे आई हैव लॉस्ट माय द प्रीशियस गिफ्ट, कि मैंने आज अपना जो एक उम्दा तरीन तोहफा है उसको खो दिया है। तो यही वॉज वेरी क्लोज टू गांधी, और इसने गांधी को भी बड़ा सपोर्ट किया था हर इवेंट में, ठीक है। फिर है भगत सिंह। भगत सिंह, इसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसने इसलिए बनाई थी कि हिंदुओं की मोनोपोली को जो है ना इन्होंने शो अप करवाना है, ठीक है। इसके नाम से जाहिर है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब ये कम्युनिस्ट सॉरी अप्रोच रखते थे, ये कि हमने कैसे काउंटर करना है ब्रिटिशर्स को, और एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि हम थोड़े जो है वो रेड इंडियंस वाली गेम जो थी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी। इन सारे फीचर्स में जो भगत सिंह है, इन्होंने भी बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इवन के जो वहाँ पे एक अटैक हुआ था, बम्बई अटैक हुआ था सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 1929 में, उस पे इनको नॉमिनेट कर दिया गया था, और इन्हीं की नॉमिनेशन की वजह से इनको फिर मार दिया गया था, ठीक है। लेकिन ही वाज रियली अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिलियंट वे में इन्होंने कहा था। तो ये चीजें जब आप अपने माइंड में रखते हो ना इवेंट, तो डेफिनेटली जब आप अब क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये इवेंट्स को आपने कैसे यूटिलाइज करना है। ऑल दो कि अभी आपके माइंड में चीजें बहुत मुश्किल से कंस्ट्रक्ट होंगी, लेकिन आप जब इसको डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, अपनी राइटिंग में लेकर आओगे, तो डेफिनेटली आफ्टर 1 to 2 डेज के बाद आपके माइंड में चीजें हो जाएंगी कि क्या क्या इवेंट हुए थे। इसलिए मैं इसको सारे इवेंट्स को स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है। फिर है कि कृषक प्राचा पार्टी, ये पार्टी बनाई गई थी कि ताकि जितने भी वहां पर एक नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। ये सारे फ्रीडम मूवमेंट में आती हैं चीजें, चाहे वो कृषक पार्टी हो, चाहे वो AK फजलुल हक की पार्टी हो, ठीक है, चाहे वो खुदा हिदमतकार पार्टी हो। तो ये सारी पार्टीज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ये फ्रीडम स्ट्रगल कर सकें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर ये अपना वहां पर रोल प्ले कर सकें। ये भी जो कृषक प्राचा पार्टी थी, इसका भी मोटिव यही था
कि ये इन्होंने जो नेशनलिज्म की अप्रोच है उसको अडॉप्ट करके जो फाइटर्स बने थे कि अगेंस्ट हमने सेल्फ रूल, जो ब्रिटिश का रूल है उसके अगेंस्ट राज इंपीरियलिज्म वाला जो रोल है उसको खत्म करके जो है वहां पर एक सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवानी है। और इसी में ही फिर उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया था और डिफरेंट इन्होंने जो मूवमेंट्स थी उसमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया था। ठीक है। फिर तहरीक हरार। अब जब मुसलमान की अब बात करते हैं तो मुसलमानों में एक सबसे जो मेन चीज है ना जो जिसपे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो था रिलीजन। अब रिलीजियन वे में मुसलमान कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन रिलीजियस सेंटीमेंट्स पे या रिलीजियस जो भी मैनिफेस्टो होता है उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं मुसलमान करते। और ये हमारे ईमान का जो है एक तकाजा भी है और एक फेथ उसका एक हिस्सा भी है। ठीक है। अब तहरीक अहरार ये बेसिकली हबीबुर रहमान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये एंटी अहमदीन मूवमेंट थी कि जहां पर अहमदी को आउट ऑफ इस्लाम उसने डिक्लेयर किया था। उसने कहा था कि जो भी वहां पर अहमदी एग्जिस्ट करते हैं दे आर नॉट दी इन द इस्लामिक बिलीव्स, कि इस्लामिक रिलीजन में और इस्लामिक बिलीव्स में ये एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज दे हैव दे ओन फेथ। जो एक हमारे ईमान का हिस्सा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं हमारे, ये बेसिकली जो अहमदी हैं उसको निगेट करते हैं। ठीक है। तो ये जो तहरीक अहरार चली थी बाय हबीबुर रहमान, इसने उस चीज को कंस्ट्रक्ट किया था कि ये अहमदी आर नॉट द पार्ट ऑफ इस्लाम, ये बेसिकली इस्लाम के दायरे इख्तियार से बाहर है। यहाँ से मुसलमान में जो एक सेक्टेरियन अप्रोच चीज है, ये हमारे हमें जो है ये जद्दी पुश्ती मिली है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें भी इस चीज का सामना है, ये आपके सर सैयद अहमद खान के टाइम से, बल्कि उससे पहले जो उसने अकबर ने दीन इलाही बनाया था वहां से ये अप्रोच स्टार्ट हो गई हैं कि कैसे जो है एक सेक्टेरियन वे में या रिलीजियस को कैसे यूज करके आप अपने मोटिव को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। फिर है जी ये वेवल प्लान था, इट वाज सो इम्पोर्टेंट, बस अपने माइंड में आपने रखना है। वेवल प्लान ये था कि ये पहले ये चीफ ऑफ इंडियन आर्मी था, फिर उसके बाद इसको लॉर्ड बना दिया गया था, वाइसराय बना दिया गया था। इसने प्लान दिया था कि मैं कैसे जो है इन सबको यूनिफाई कर सकता हूँ, यानी कि यूनिटी की बेस पे ये सब कॉन्टिनेंट में वन यूनिटी की बेस पे रख सकते हैं। इवन इट वाज नॉट सक्सेसफुल प्लान, इट वाज अ फेल्ड प्लान डन बाय द ब्रिटिशर्स। फिर भी इसकी थोड़ी अहमियत इस हवाले से है कि ये थोड़ा सा मुसलमानों के खिलाफ था। ठीक है। फाइनली जी रेड क्लिफ अवार्ड आते हैं आपके, जिसमें एक मोटिव साइन कर दिया गया था कि आपने बाउंड्री कमीशन बना दी गई थी कि जो एक डायरेक्शन है वो मुसलमान किस पार्ट का हिस्सा है, हिंदू किस पार्ट का हिस्सा है, जो आज़ाद मुल्क है वो किस पार्ट का हिस्सा है। तो ये फैमिली कमीशन था बेसिकली, इफ आई कैन जूम इट। ठीक है। The Red Cliff Line was the boundary demarcated between the Indian and Pakistan portions of the Punjab province and Bengal presidency of British India. In it was named after शायद ये रेड क्लिफ जो था उसकी वजह से ये कमीशन बनाया गया था, जिसने एक कहने की ये एक लाइन ड्राफ्ट कर दी गई थी। ठीक है। 1,75,000 स्क्वायर माइल। ठीक है। स्क्वायर माइल्स की इसने लाइन ड्रा कर दी गई थी, जिसमें 88 मिलियन पीपल ऑफ द डिमार्केशन लाइन वाज पब्लिश्ड ऑन 17 अगस्त 1947 अपॉन द पार्टीशन। यानी कि मुसलमानों के लिए 88 मिलियन वाली जो पॉपुलेशन थी वो एक तरफ थी और बाकी रिमेनिंग जो पॉपुलेशन थी वो दूसरी तरफ थी। सो दिस वाज द बेसिकली रेड क्लिफ अवार्ड। इसमें भी जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया था वो उसमें भी बहुत ज्यादा धांधली मुसलमानों के खिलाफ की गई थी। उसमें ये था कि जो एक तीन चार इलाके थे बड़े फेमस थे। अभी भी आपने लाहौर में देखा होगा कि फिरोजपुर रोड है, जो बेसिकली स्टार्ट होती है जब आप मूव करते हैं दाता साहब से आते हैं आप मेन रोड पर, वो फिरोजपुर रोड स्टार्ट हो जाती है और टिल एंड आपकी जो लॉन्ग जर्नी है ये जाती है आपकी इंडिया तक। ठीक है। तो ये जो फिरोजपुर वाला इलाका था ये डेट वाज बेसिकली अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब बाउंड्री कमीशन रेड क्लिफ अवार्ड के थ्रू बनाई गई थी तो इसमें भी मुसलमानों के साथ उन्होंने एनरीज की थी, इरेगुलरिटीज की थी, पे भी उनको मुसलमानों को राइट नहीं था दिया गया। और ये आज आज तक डिस्प्यूटेड एरियाज इसलिए हैं क्योंकि फेयर वे में उन्होंने डिमार्केशन नहीं थी की है। कलकत्ता वाज आल्सो था पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको भी पाकिस्तान का पार्ट में कंसिडर किया जाना था। जो गुरदासपुर है उसको भी डिक्लेयर किया जाना था, लेकिन ये सारे तीनों जो प्रोविंसेस हैं ये सारी की सारी उन्होंने इंडिया को दे दी। सो दिस वाज ऑल द जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियां वगैरह की गई थी। अब इन सब इवेंट्स में
जब एक चीज़ आपने देखनी है तो ये सारे इवेंट्स आपके पास फिंगर टिप्स में होने चाहिए। फिंगर टिप्स का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी, 1906 में शिमला डेपुटेशन हुआ था, 1906 में ही फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई, 1909 में जो था वो एक मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आ गए, 1911 में पार्टीशन जो थी वो एनलमेंट हो चुका था, 1913 में कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, 1919 में फिर रिफॉर्म्स जो सिस्टम देख रहे थे मोन्टेग्यू सेल्फ रिफॉर्म, वो 1919 में आए। फिर 1919 में खिलाफत मूवमेंट चल गई, फिर ट्रीटी ऑफ लोजाने साइन हुई, ट्रीटी ऑफ स्वीयर साइन हुई, ओटोमन एम्पायर्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, 1923 में ऑटोमन एम्पायर्स डिवाइड हो गए थे, मुस्लिम स्टेट्स वजूद में आ गई थी। फिर 1927 में साइमन कमीशन आता है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट होती है, 1929 में जिना के पॉइंट्स आते हैं 14 पॉइंट्स, 1930 में जो है खुतबा अलाहाबाद होता है, 31 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, 35 का एक्ट आता है, 37 में इलेक्शंस होते हैं, 39 में डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया जाता है, 40 में लाहौर रेजोल्यूशन होती है, फिर क्रिप्स मिशन प्लान 42 में आता है, 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, उस कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक 46 47 में इलेक्शंस होते हैं, मुसलमान मेजोरिटी की सीट्स हासिल कर लेते हैं, और 47 के बाद जो है 15 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आ जाता है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं कि वो सारे इवेंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। इस इवेंट्स को अगर आपने अपने माइंड में रख लिया तो आप इजी वे में जो है आप अपने पार्टीशन के क्वेश्चन को स्पेसिफिकली हासिल सॉल्व करोगे, नॉट जनरली। यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ अपनी बात को। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक यू मे आस्क।